तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एरर्स इन द मेजरमेंट टेक्निक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द different type of the error, and then we'll discuss one by one. Now I can read. It is not always possible to make measurement with perfect accuracy. जब हम कभी भी अगर मेजरमेंट अगर परफॉर्म करते हैं तो ये हमारा ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम जो भी मेजर करते हैं उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट हो। मीन्स इट शुड बी 100% इज accurate in measurement. No measurement can be carried out with complete accuracy. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मेजरमेंट हमारा जो हम कैरीड आउट करते हैं जो उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती। सो स्टडी ऑफ एरर इज़ नेसेसरी इन द स्टडी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्टडी ऑफ एरर इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन वी गो थ्रू द मेजरिंग प्रोसेस। Study of error is a first step in finding way to reduce them, and such study also allow to determine accuracy of the final test result. तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो स्टडी ऑफ एरर होता है ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड द एरर एंड टू रिड्यूस देम, एंड ऑल्सो स्टडी अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनल टेस्ट रिजल्ट. To study matter of accuracy, it is very important to know the different type of error that may enter during the measurement of any quantity. अगर हम एक्यूरेसी अगर हम बारे में बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, हमें ये जानना चाहिए कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं जो हमें किसी भी क्वांटिटी को मेज़रमेंट करने के ड्यूरिंग ये एरर्स ऑकर होते हैं. तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दैट एरर एंड देन इट कैन बी रिड्यूस अप टू द लिमिट व्हेन द एक्यूरेसी इज़ द 100%. Error may originate in a variety of ways, but it can be grouped in three main categories as shown in the block diagram. तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा एरर जो ओरिजिनेट होता है इसका सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं. मीन्स इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ वे, बट इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू द थ्री मेन कैटेगरीज. बस हम इनको ग्रुप करते हैं थ्री मेन कैटेगरीज जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और जो आपको नेक्स्ट जो ब्लॉक डायग्राम 6.3 इंडिकेट किया हुआ है आपको दिख रहा है टाइप्स. देयर आर द थ्री मेन टाइप्स. That is, first one is the gross error, and then systematic error, and then random error, and then systematic error are again subdivided into the three one, and that is the instrumental error and environmental error and the observational error. Now I am going to discuss about the type of error and one by one. Now first one is the gross error. These errors are mainly due to human mistake in reading or in using instrument or in regarding observation. तो ये हमारा जो एरर आकर होता है ड्यू टू द ह्यूमन मिस्टेक. मीन्स जो यूजर होते हैं या जो ह्यूमन होते हैं जो उस ऑपरेटर्स को या इंस्ट्रूमेंट को जो यूज कर रहे हैं, मीन्स इन रीडिंग करने में या इन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने में, या एरर इन रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन, या जब वो रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं उस केस में रीडिंग को मीन्स रीड करने में वहाँ पर एरर को क्रिएट करते हैं. तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रास एरर होता है वी कैन से दैट दिस इज़ मेनली ड्यू टू द ह्यूमन मिस्टेक. जैसे मैं एक एग्जांपल कंसीडर करें, अगर मैं एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा जैसे आपके जो डिवाइसेस होते हैं जो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, पहले पास्ट में हमारे वो डिवाइसेस एनालॉग आते थे. मीन्स तो उस एनालॉग में रीड करना कि नीडल किस प्लेस पे है, किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. देन टू अपडेट दिस मेजरमेंट टेक्निक, हम फिर हमारा जो आया जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो डिजिटल में आया. मीन्स जिसका वी कैन से दैट इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले. तो हम इस इजीली रीड आउट कर सकते हैं कि हमारा वो वैल्यू है कितना. जस्ट लाइक हमारे जो थर्मामीटर थे पहले एनालॉग थे, राइट नाउ वी गेट द थर्मामीटर इन द डिजिटल फॉर्मेट. Error may also occur due to incorrect adjustment of instrument and computational mistake.
तो दो हमारे एरर्स होते हैं। दिस ग्रास एरर आर मेनली ऑकर ड्यू टू द इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मीन्स अगर हमने इंस्ट्रूमेंट अगर हम प्लेस कर रहे हैं मेजरिंग मतलब मेजरिंग करने के लिए, अगर उसको हम सही तरीके से प्लेस नहीं कर रहे हैं, अगर सही तरीके से हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये एरर्स ऑकर हो सकते हैं। एंड कंप्यूटेशनल मिस्टेक, और जो हम कंप्यूट करने में मीन्स रीडिंग लेने के बाद कभी कभी हमारे कुछ कैलकुलेशन भी होते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लिया अगर आपको कहीं पे किसी एक सर्किट है और किसी रेजिस्टेंस अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है, तो वो जैसे वी नो दैट द वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप मेजर करते हैं बाय यूजिंग द ओम मीटर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्या रजिस्टर बाय यूजिंग द एमीटर व्हेन यू प्लेस इन सीरीज विद द resistor, then we get two value, that is current and resistance. And for the voltage drop across the resistance, we multiply the current with the value of the resistance, then we get the final voltage. तो जैसे हमने वैल्यूज को तो फाइंड कर लिया बाय यूजिंग द एमीटर एंड द ओम मीटर, बट हम ये जैसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं फॉर द वोल्टेज के लिए, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपकी हो सकती हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कंप्यूटेशनल मिस्टेक। दीज एरर कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली, तो इसको हम मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द ग्रास एरर इज़ नॉट पॉसिबल बट वन कैन मिनिमाइज देम। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रास एरर को कंप्लीट एलिमिनेट करना ये पॉसिबल नहीं है, बट इट कैन बी मिनिमाइज बाय different ways. However, they can be avoided by the following precaution. तो मीन्स ये जो एरर है इसको अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट प्रिकॉशन। व्हेन वी टेक द डिफरेंट प्रिकॉशन, फर्स्ट वन इज द रीडिंग शुड बी टेकन एंड रिगार्डेड केयरफुली। मीन्स हम जो रीडिंग ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम शुड बी टेकन एंड रिगार्डेड केयरफुली। मीन्स उसको हम टेक करें, फिर उसको रिकॉर्ड करें, फिर कहीं इसको मेंटेन करें। इट शुड बी वेरी केयरफुली। यूज द इंस्ट्रूमेंट इंटेलिजेंटली फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ओके, जैसे अभी एक हमने एग्जांपल लिया, जैसे अगर हमें किसी रजिस्टर क्रॉस अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप को अगर मेज़र करना है, तो हमारे पास 3 मीटर हो सकते हैं। दैट इज़ जैसे मल्टीमीटर होता है, तो मल्टीमीटर में बहुत सारे चीज़ को मेज़र कर सकता है। मीन्स वोल्टेज को मेज़र कर सकता है, करंट को मेज़र कर सकता है और रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकता है। तो एक हमारा जैसे ये होता है कि अगर हम बाय यूजिंग वोल्टमीटर, अगर हम वोल्टमीटर के हेल्प से हम किसी भी रेजिस्टेंस अक्रॉस हम वोल्टेज को मेजर हम कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, अगर हमने उस रजिस्टर अक्रॉस हमने अगर सीरीज में एक एमीटर लगा दिया, फिर हमने करंट को मेज़र कर लिया, देन हमने रेजिस्टेंस मेज़र कर लिया, फिर हमने करंट और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके देन हमने वोल्टेज को फाइंड किया। ओके, एंड वन मेथड इज़ दैट कि हमारे पास ऑलरेडी वोल्टमीटर है और उसको हम सीधे डायरेक्टली हम उसको रजिस्टर के पैरेलल में लगा के हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपने सीधे अगर वोल्टमीटर अगर आपने यूज किया हुआ है, तो जो उसकी रीडिंग एक्यूरेट होगी with respect to the when we use ammeter and the ohm meter to measure the current and resistance, and then multiplied that these two quantity and then we get the voltage. तो डायरेक्टली किस इंस्ट्रूमेंट को लगाना इंटेलिजेंट वे में वो परफेक्ट रीडिंग देगा कि हम किसी अलग अलग दो रीडिंग लेके फिर उसको मल्टीप्लाई करें। तो ये हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हमारे होने चाहिए। This will reduce error due to the loading effect and improper adjustment. ओके, तो इस एरर को हम रिड्यूस करने के लिए लोडिंग इफेक्ट यहाँ पे एक मतलब लोडिंग इफेक्ट मीन्स ये होता है, जैसे मान लीजिए कहीं आप किसी रजिस्टर को यूज कर रहे हैं, तो लोडिंग इफेक्ट मीन्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय एनी हाउ। अगर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर डिक्रीज कर दी या इंक्रीज कर दी, तो यहाँ लोडिंग इफेक्ट हम कर सकते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट के बिहार पे भी इनके एरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड देन इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट्स, और जो हमारे इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट होते हैं जो जिसके द्वारा ये एरर्स क्रिएट होते हैं, तो इनके द्वारा भी हम इसको यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। 2 और 3 रीडिंग शुड बी टेकन फॉर क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम जिस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, उसको 2 और 3 टाइम में रीडिंग लें, तो इट शुड बी द परफेक्ट वैल्यू एंड दीज रीडिंग शुड बी द प्रेफरली टेकन बाय द डिफरेंट पर्सन।
ओके। तो हम कोशिश ये करें, जैसा अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग को मेज़र कर रहे हैं, कि ना कि सिंगल पर्सन मेज़र करे कि हम 3 पर्सन लें 1 by 1 उसी सेम रीडिंग को रीड करें, एंड देन वी टेक द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यू अटेम्प्ट फॉर द मेजरिंग. And then next, this is about the gross error. And then the systematic error are mainly resulting due to the shortcoming of the instrument, the characteristic of the material used in the instrument, such as defective and worn parts and aging effect and environmental effect, etc. तो आप सिंपली सिस्टमेटिक एरर्स जो हम कह सकते हैं, इट इज़ मेनली ड्यू टू द सॉल्ट कमिंग मीन्स आप ये कहते हैं ये रेंडमली कभी भी आ सकता है, हमें पता नहीं है. जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट ये चलते चलते बंद होना या चलते तो कोई इसका पार्ट टूट जाना, तो दिस इज़ द मीन्स एरर ड्यू टू द सॉल्ट कमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल मीन्स जिसके द्वारा हम इंस्ट्रूमेंट्स को बना रहे हैं, उनके जो मटेरियल्स हमने यूज़ किया हुआ है इन द इंस्ट्रूमेंट, सच एज द डिफेक्टिव और वॉर्न पार्ट्स मीन्स कुछ डिफेक्टिव पार्ट हों, कुछ पार्ट जल रहे हैं. दैट एजिंग इफेक्ट मीन्स जैसे से ये होता है कि जैसे हम इंस्ट्रूमेंट को मैन्युफैक्चर किया, देन आफ्टर सम टाइम इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो ड्यू टू द एजिंग इफेक्ट, तो इसमें भी एरर हमारे आते हैं. देन नेक्स्ट वन इज द इन्वायरमेंटल इफेक्ट मीन्स कभी कुछ ऐसे हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट मीन्स दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस क्वांटिटी द एरर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम. A constant uniform deviation of the operation of instrument is known as systematically error. ओके तो जो हमारा कांस्टेंट यूनिफॉर्म डेविएशन होता है ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर, हम कह सकते हैं. दीज आर द 3 टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर एज, तो जो हमारे सिस्टमेटिक एरर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, देन सेकंड वन इज द एनवायरमेंटल एरर, एंड द नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशनल एरर. Now first one is the instrumental error. These error can be mainly due to the following 3 reason. तो हमारे जो ये जो एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर आते हैं इट इज़ मेनली ड्यू टू द 3 रीजन. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द सॉल्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. दीज आर बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो सिंपली हमारे जो सॉल्ट कमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के दिस इज़ मेनली ड्यू टू द मैकेनिकल स्ट्रक्चर मीन्स जिसके द्वारा ये बने हुए हैं, मीन्स जिसके द्वारा बने हुए हैं, जिस पे इसका स्ट्रक्चर डिपेंड कर रहा है, तो उनमें कुछ अगर सॉल्ट कमिंग आता है उसकी वजह से एरर आता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन इन द बियरिंग ऑफ वेरियस मूविंग पार्ट. जैसे हमारे बहुत से ऐसे मशीन इक्विपमेंट होते हैं उसमें मूविंग पार्ट होते हैं, तो फ्रिक्शन एक मैकेनिकल पैरामीटर है जो कहीं अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट पर स्लाइड कर रहा है तो ड्यू टू फ्रिक्शन एरर आ सकता है. इरेगुलर स्प्रिंग टेंशन, कहीं कि हमने स्प्रिंग्स को अगर यूज किया हुआ है तो उनके टेंशन की वजह से, टेंशन मीन्स होता है कि उनको स्ट्रेच करना, तो कभी कभी उनकी वजह से भी आपके एरर आ सकते हैं. देन रिडक्शन इन टेंशन मीन्स जस्ट लाइक कंप्रेशन ड्यू टू द इम्प्रॉपर हैंडलिंग, मीन्स जो ये स्प्रिंग का जो टेंशन है, और रिडक्शन इन टेंशन ड्यू टू द इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से ये सब एरर्स हमारे यहाँ पे आ सकते हैं. हिस्टैरिसीस ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये आपका एक BH कर्व होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी इफेक्ट करता है. देन गियर बैकलैश, stretching of the spring, variation in the air gap, and these error can be avoided by the following method. तो जितने भी यहाँ पे मैकेनिकल पैरामीटर ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया अभी है, these are related to the short coming of the instrument. तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए फॉलोइंग मेथड है: सेलेक्टिंग द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट एंड प्लानिंग द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर द मेजरमेंट. तो हमें जब किसी चीज़ को या क्वांटिटी को मेज़र करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम चूज करें, देन प्लान करें या कि हमें इसका क्या प्रोसीजर हो रहा है या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हमें इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए. रिकॉग्नाइजिंग द इफेक्ट ऑफ सच एरर एंड अप्लाइंग द प्रॉपर करेक्शन फैक्टर्स. रिकॉग्नाइजिंग मीन्स होता है टू फाइंड आउट, ओके, टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ सच एरर. तो जो हमने भी चीज़ें जितनी मैकेनिकल क्वांटिटी डिस्कस किया है पहले उनको रिकॉग्नाइज करें, उनका एरर्स पे क्या इफेक्ट है, मीन्स जैसे फ्रिक्शन के द्वारा क्या इफेक्ट हो सकता है, या एयर गैप के द्वारा क्या इफेक्ट हो सकता है, या
स्प्रिंग के कंप्रेशन में या टेंशन में क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इनके मेनली इनके वजह से हमारे एरर्स क्या क्या मेनली हो सकते हैं, तो हम इनको रिकॉग्नाइज करें, पता करें पहले ही, एंड अप्लाइंग द प्रॉपर करेक्शन फैक्टर। तो अगर हम अलग अलग पैरामीटर को डिसाइड कर लें कि मतलब इनकी वजह से ये एरर आ सकता है, इनकी वजह से ये आ सकता है, तो उसको हम पहले ही हम डिसाइड कर लें कि ये एरर आ सकता है, तो हम जब मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं तभी हम एक प्रॉपर एक करेक्शन फैक्टर या कैलिब्रेशन फैक्टर हम यूज करके हम पहले इम्प्लीमेंट कर दें कि ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। कैलिब्रेटिंग द इंस्ट्रूमेंट केयरफुली अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड। तो फिर यहाँ पे ये कैलिब्रेटिंग मीन्स ऑलरेडी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जैसे हम सेंसर्स की हम बात करें या मेजरमेंट की बात करें, तो कुछ हम इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, आउटपुट की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, तो हमें कैलिब्रेट करना होता है। मीन्स कितना हमारा इनपुट चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट भी कितना चेंज हो रहा है, हमें वो डिस्कस करना। तो प्रॉपर कैलिब्रेट करना इंस्ट्रूमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट एरर विच आर रिलेटेड टू द शॉर्टकमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। Then misuse of instrument. A good instrument if used in abnormal way give the misleading result. ओके अगर हम किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट को अगर हम मीन्स एबनॉर्मल वे मीन्स उसको अगर हम यूज करें तो वो मिसलीडिंग रिजल्ट मीन्स प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। पुअर इनिशियल एडजस्टमेंट, इम्प्रॉपर जीरो सेटिंग, मीन्स जैसे हमने इनिशियल में ही हमने एडजस्टमेंट अच्छे से ना किया, इंस्ट्रूमेंट किया हो। इम्प्रॉपर जीरो सेटिंग, जैसे अगर कहीं पे अगर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं मीन्स वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो उनको इनिशियल में जीरो पे ना करें एनी हाउ, तो इसकी वजह से ये एरर्स आते हैं। एंड देन यूजिंग द लीड ऑफ हाई रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, एंड ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस भी हमारे एरर आते हैं। आर द एग्जाम्पल ऑफ द मिस यूजिंग ए गुड इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि हमें किसी रेजिस्टेंस क्लास अगर वोल्टेज को मेजर करना है, तो हम ना कि एमीटर और ओमीटर यूज करके हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपल हम वोल्टमीटर को यूज करें। तो सच थिंग डू नॉट कॉज द परमानेंट डैमेज टू द इंस्ट्रूमेंट बट डेफिनेटली कॉज द सीरियस एरर। तो ये जो हमारे जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये परमानेंटली डैमेज नहीं करते इंस्ट्रूमेंट को, बट डेफिनेटली कॉज द सीरियस एरर, बस इनकी वजह से हमारे सीरियस एरर हो सकते हैं। Then loading effect. The loading effect due to the improper way of using the instrument cause the serious error. लोडिंग इफेक्ट ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट हम ये जब भी हमने डिस्कस किया कि हमारे जो लोड होते हैं मीन्स जो हमारे रजिस्टर होते हैं, अगर उनको हम मीन्स कहीं अगर में ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि हमें उसको कम लोड के क्रॉस या कम रेजिस्टेंस क्रॉस हमें यूज करना है, अगर उसको हमने हाई रेजिस्टेंस क्रॉस का पैड यूज कर दिया तो वहाँ पर एरर आता है। या कभी कभी ये होता है कि कहीं हम किसी कंपोनेंट को या किसी इंस्ट्रूमेंट को हमें हाई रेजिस्टेंस क्रॉस यूज करना, हमने उसको सॉल्ट के मतलब लो रेजिस्टेंस क्रॉस यूज कर लिया, तब पर भी एरर आता है। दिस इज द लोडिंग इफेक्ट। तो लोडिंग इफेक्ट ड्यू टू द इम्प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट कॉजेज सीरियस एरर। द बेस्ट एग्जाम्पल लोडिंग इफेक्ट इज connecting a well calibrated voltmeter across the 2 point of high resistance circuit। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, अगर हम वेल कैलिब्रेटेड अगर हम वोल्टमीटर को लें और एक हाई रेजिस्टेंस अक्रॉस उसको हम 2 पॉइंट लगा के अगर हम वोल्टेज को मेजर करें, तो इट शुड बी गिव द रिजल्ट विच विथ मच लेस एक्यूरेसी, एंड द सेम वोल्टमीटर कनेक्टेड इन लो रेजिस्टेंस गिव द एक्यूरेट रीडिंग। तो हम कह सकते हैं हमारा जो सेम वोल्टमीटर है, अगर इसको हम लेस रेजिस्टेंस अक्रॉस अगर यूज करें तो विच गिव द एक्यूरेट रीडिंग। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिस्टेंस हमारे इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करते हैं तो उनका रीडिंग एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। Thus, the error due to the loading effect can be avoided by using the instrument intelligently and correctly। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एरर को अवॉइड करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करें बहुत ही इंटेलिजेंटली एंड बहुत ही करेक्ट वे में यूज करें। Then next one is the environmental error। Environmental error are due to the condition external to the measuring instrument। तो हम इन्वायरमेंटल ये कह सकते हैं कि मीन्स हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो सराउंडिंग है उससे रिलेटेड अगर कोई हमारे एरर आते हैं तो उसको हम इन्वायरमेंटल एरर बोलते हैं। द वेरियस फैक्टर रिजल्टिंग दीज इन्वायरमेंटल एरर आर टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, थर्मल EMF, स्ट्रे कैपेसिटेंस, क्रॉस कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड्स,
एजिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारे बहुत सारे पैरामीटर हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे इफेक्ट करते हैं, जो डिस्कस किया हमने। टेम्परेचर अगर चेंज हो, प्रेशर चेंज हो, या थर्मल ईएमएफ हो, या हमने एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट बोला, देन एजिंग ऑफ द इक्विपमेंट। तो ये हमारे सारे जो होते हैं रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल एरर। देन ऑब्जर्वेशन एरर, दीज आर द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर सिंपली बाय नेम कह सकते हैं कि ये जो यूजर होते हैं उनको रीड करने में ये एरर्स आकर होते हैं। और देयर आर मैनी सोर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एरर सच एज पैरालैक्स एरर वाइल रीडिंग अ मीटर। एंड पैरालैक्स एरर जैसे हम मान लीजिए किसी हम पॉइंट, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपके पास दो आइस हैं और किसी पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करते हो तो आपको कहीं पॉइंट दूर पर ऑब्जर्व करते हो, तो अगर आपने वन आई से क्लोज किया और आपने फर्स्ट से अगर आप के दूसरे साइड आप देखते हो तो उसका विजुलाइजेशन कुछ और होगा। अगर आपने सेम उसी चीज़ को ऑब्जर्व करो, जिसको आपने क्लोज किया तो उसको ओपन करें, जो ओपन था क्लोज करें, देन हमें नेक्स्ट कुछ ऑब्जर्वेशन या विजुलाइजेशन हमें फील होगा। तो दिस इज़ द पैरालैक्स एरर होता है कि पैरालैक्स एरर की वजह से ये आपके एरर आ सकते हैं। जैसे ये होता है कि जस्ट लाइक अगर आप मान लीजिए किसी पैनल के क्रॉस आप खड़े हों, पैनल मीन्स ये होता है कि बहुत सारे हमारे सामने इन द फ्रंट अगर मीटर हों जो एनालॉग हों, और कुछ यूजर या ह्यूमंस जो हों थोड़े से हट के खड़े हों, तो जो इन फ्रंट जो मीटर होगा उनका रीडिंग एक्यूरेट होगा। विद रिस्पेक्ट टू द जो थोड़े साइड में खड़े हैं उनको रीडिंग करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मीन्स इट रीडिंग शुड बी नॉट एप्रोप्रिएट। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन एरर, मतलब रीडिंग को जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसकी वजह से जो एरर आती है उसको हम ऑब्जर्वेशन एरर बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वाइल रीडिंग अ मीटर, रॉन्ग स्केल सेलेक्शन। मीन्स हमने रॉन्ग स्केल, हमने जो स्केल एज्यूम करते हैं, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं हम स्केल्स को एज्यूम करते हैं, अगर आपने स्केल को अगर गलत तरीके से एज्यूम किया हुआ है तब पर भी एरर आ सकता है। द हैबिट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वर, कभी कभी होता है कि कुछ ऑब्जर्वर की हैबिट्स होती है कि वो रीडिंग लिखने में वो कुछ मिस्टेक करते हैं, तो ये मेनली ड्यू टू द इंडिविजुअल ऑब्जर्वर होता है। टू एलिमिनेट सच ऑब्जर्वेशन एरर वन शुड यूज द इंस्ट्रूमेंट विथ मिरर, नाइफ पॉइंटर। तो इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए या तो हम मिरर्स का यूज़ करें या नाइफ पॉइंटर यूज़ करें। मीन्स जो जैसे अभी हमने बोला जो पैरालैक्स एरर जो मेनली आता है जब किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए हम नाइफ पॉइंटर्स का अगर यूज़ करें तो ये एरर आपका मिनिमाइज हो सकता है। नाउ डेज द इंस्ट्रूमेंट विथ डिजिटल डिस्प्ले आर अवेलेबल विच आर लार्जली एलिमिनेट सच ऑब्जर्वेशन एरर। तो जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि हमारे जो एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट होते थे उनको ऑब्जर्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, तो हमने ये किया कि अगर उनको ऑब्जर्व करते थे तो मीन्स हमारा जो नीडल है वो किस पॉइंट किस लाइंस को पॉइंट कर रहा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू गेट द एक्चुअल वैल्यू या टू गेट द एक्यूरेट वैल्यू। तो इस चीज़ को मतलब मिनिमाइज करने के लिए आज नाउ डेज डिजिटल डिस्प्ले हमारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं जो इस चीज़ को लार्जली एलिमिनेट किए हैं सच ऑब्जर्वेशनल error. Then random error, some errors still result thought the systematic and instrumental error are reduced and at least accounted for. The cause of such error are unknown and hence the error are called random error. तो एक्चुअली क्या होता है कि कुछ एरर जैसे हम जानते हैं, अभी हमने बहुत सारे एरर्स को डिस्कस किया है तो उनको हम कुछ पता है कि हमें ये किसी की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे एरर होते हैं जिनका कुछ सोर्स अननोन होता है, पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस, बस वो एरर ऑकर रैंडमली ऑकर हो जाते हैं। तो दीज एरर आर कॉल्ड द रैंडम एरर एंड दीज एरर कैन नॉट बी डिटरमाइन इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट। जैसे और सब जो हम मेजरिंग टेक्निक्स हमने यूज किया है टू डिक्रीज द मीन्स जो एरर्स हमारे आ रहते थे, तो इस रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम कोई ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं है कि हम ये प्रोसेस फॉलो करें तो हमारा वो एरर वो मिनिमाइज हो सके। These errors are generally due to the accumulation of large number of small effects. तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि मीन्स ये जो एरर मेनली होता है जो छोटे छोटे जो हमारे एरर्स होते हैं जिससे हमें अननोन होता है, हमें पता नहीं होता है, और ये छोटे छोटे एरर्स मिलके जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक्यूमुलेशन मीन्स होता है कि वो एडअप होके छोटे छोटे जो एरर्स होते हैं उनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो कंबाइंड होके एक्यूमुलेट होके एक लार्ज एरर को वो क्रिएट करें, हम ये कह सकते हैं।
तो दीज एरर आर जनरली ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल इफेक्ट इन स्मॉल, छोटे जो स्मॉल इफेक्ट की वजह से लार्ज ये क्रिएट हो जाए। एंड दीज एरर्स आर जनरली स्मॉल, ये एरर्स हमारे बहुत ही कभी आपके रेयर होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। एंड हैंस दीज एरर आर ऑफ रियल कंसर्न ओनली व्हेन द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो एक्चुअली अभी तक जितने हमने एरर पढ़ा हुआ है दैट इज़ ग्रास एरर एंड देन सिस्टमेटिक एरर। तो ग्रास एरर और सिस्टमेटिक एरर में तो हो सकता है, लेकिन मीन्स चल सकता है, वो एरर कंसिडरेबल है। लेकिन अगर हमें एक्यूरेसी एकदम बहुत अगर 100% रिक्वायर्ड हो या बहुत हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, तो उस केस में भी हमें रैंडम एरर्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है, अदरवाइज हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रैंडम एरर जो होता है कंसीडर व्हेन देन हाई डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। द रैंडम एरर follows the law of probability and hence these error can be analyzed statically and treated mathematically। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रैंडम एरर होते हैं फॉलो द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मीन्स ये प्रोबेबिलिटी आज जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है कि रैंडमली कभी भी कोई चीज़ आकर हो सकता है। जैसे आपने ये जब आप कभी डैश को थ्रो करो, मीन्स डैश थ्रो करते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि हमारा नंबर क्या आने वाला है, बट इट शुड बी द नंबर बिटवीन द दैट इज़ फ्रॉम 1 to 6 नंबर हो सकता है। तो अब कौन से नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मीन्स किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जैसे यहाँ पे 1/6 होती है, तो वैसे ही भी रैंडम नंबर जो है प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है और इसको आकर होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि ये आकर हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम स्टैटिक्स का यहाँ पे यूज करते हैं, स्टैटिक्स एंड ट्रीटेड मैथमेटिकली इसको हम ट्रीट करते हैं। These error cannot be corrected by any method of calibration or other known method of control as the cause of such error are unknown। तो इन मेथड्स इस एरर को हम जो है सिंपली किसी भी मेथड के कैलिब्रेशन से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या मतलब करेक्ट नहीं कर सकते हैं, या अदर नोन मेथड मींस और जो बहुत सारे जो हमारे एरर पड़े हैं और उनको क्या कहते हैं डिटेक्ट करने के लिए देन इट शुड बी मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे हमने कैलिब्रेशन टेक्निक एंड मेजरमेंट प्रोसेस को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हम इनको मिनिमाइज कर सकें। लेकिन दिस रैंडम एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड बाय दिस टेक्निक में सिंपल बाय कैलिब्रेशन और एनी अदर methods which are used in so many errors occur during the measurement। The only way to reduce these error by increasing number of observation and using the statistical method to obtain the best approximation of the reading। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि दिस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसको इंक्रीज़ कर दें, मीन्स बार बार हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि उसकी रीडिंग क्या है। एंड यूजिंग द स्टैटिकल मैथड्स मीन्स हम जैसे अभी हमने बात किया प्रोबेबिलिटी को हम यूज करके उसको हम देख सकते हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी का यूज करके स्टैटिकल मैथड्स भी आप यूज कर सकते हो टू ऑब्टेन द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रीडिंग। तो हम जब रीडिंग लेते हैं इंस्ट्रूमेंट का उसके लिए बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन भी हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एरर।